तो फोटॉन्स ऑलरेडी आप जानते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहता है, ठीक। क्वांटा भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो कहता है कि जब लाइट ट्रैवल करता है ओपन स्पेस में तो उसको हम लोग वेव कहते हैं, और जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है तो उसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक। और फोटॉन्स को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फोटॉन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? कहां पर कहते हैं कि फोटोन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, फोटोन का इंटेंसिटी लेसर होगा। इसको हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। वेव नेचर के रिस्पेक्ट में मान लो कि एक इंटेंसिटी ज्यादा है, उस पार्ट को हम लोग यहां आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक मिनट, रिमोट लगता है काम नहीं कर। हाँ, जैसे यहां पर हाइयर इंटेंसिटी, तो हाइयर इंटेंसिटी का मतलब यदि वेव पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी और वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। लाइट जब पार्टिकल नेचर देगा तो उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हाई इंटेंसिटी होगा तो पार्टिकल्स काफी क्लोजर रहेंगे। और दूसरा पार्ट है कि जब लो इंटेंसिटी होगा इसका मतलब एम्पलीट्यूड स्मॉलर होगा। जब एम्पलीट्यूड स्मॉलर होगा तो ये लो इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पर देखो, लो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया, सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो, तो ये लो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोटॉन्स का मतलब आप समझेंगे सिंपली, हम लोग कहते हैं लाइट, तो लाइट का नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक। अब उसमें कह देते हैं कि जब पार्टिकल नेचर होगा तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मतलब फोटोन है। तो कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, बहुत इजी है। कहता है कि जब लाइट ट्रैवल करेगा ओपन स्पेस में तो उसको हम लोग वेव कहेंगे, और लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ हो, मान लो क्लासरूम में हो कोई सरफेस है तो उसका इंटरेक्शन हो रहा है लाइट का, तो उस कंडीशन में कहेंगे कंस्टिट्यूटेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिसमें कि सारे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एप्लीकेशन से फोटॉन्स का प्रोपेगेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है, ठीक। हाई इंटेंसिटी समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फोटोन पार्टिकल्स क्या होंगे? क्लोजर होंगे। और लो इंटेंसिटी होगा तो फोटोन पार्टिकल्स क्या होंगे? फार्दर अपार्ट, ठीक। अब यहां पर ये भी हमको लगता है वो पहले वाला स्लाइड का ले लिया। अच्छा हाँ, वीडियो में, वीडियो तो देखते ही नहीं आप लोग, नहीं इसलिए। हाँ, आर्यन देखा वीडियो इधर हाल फिलहाल? हाँ, कहा ना। अब देखिए फोटॉन्स, फोटॉन्स पार्टिकल्स ऑफ लाइट, हम इसको दो तीन स्लाइड में बार बार रिपीट कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका जीरो मास होता है। अब जीरो मास होता है, क्या रीजन है? रेस्ट मास इसको हम लोग जीरो कहते हैं। हम लोग लिखते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, या इसको आप कह सकते हैं रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन, एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। तो कहता है कि फोटोन का जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। अब ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि m नॉट बाई जीरो को हम इंफिनिटी सीधा लिख दें, मैथमेटिकली रॉन्ग है। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है m इंटू जीरो इज इक्वल टू एम नॉट, देन एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो रेस्ट मास कितना आ गया? जीरो। समझ में आया? तो फोटॉन्स का क्या कहता है? जीरो रेस्ट मास, और ट्रैवल करेगा किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो ये सब फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फिर कहता है कि फोटोन्स एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज।
ठीक, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू एच न्यू। इसको प्लैंक्स ने बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही कहता है। फोटोन्स आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, द एनर्जी लेवल ऑफ फोटोन्स आर क्वांटाइज्ड। जैसे ही पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह देते तो वो क्या कहलाता, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए क्वांटाइज्ड कहते हैं। ठीक, फोटोन्स कैन बी क्रिएटेड बाय वेरियस प्रोसेसेस, जैसे मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो जाए, ठीक, एटॉमिक ट्रांजिशंस हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एनर्जी, जैसे आप लोग कहते हो ना, पोस्ट थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वन लेवल से दूसरे लेवल, जिसमें आपने वेरियस सीरीज बनाया था, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, हम लोग इसके बाद वही चैप्टर पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में क्या था, जब ट्रांजिशन होता तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या निकालते थे आप, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। जैसे E2 माइनस E1 निकालते थे तो एच न्यू कहते थे। तो जब भी ट्रांजिशन होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स ही आएगा। इसलिए हम लोग इक्वल टू एच न्यू यूज करते हैं। ठीक, ये बेसिक है, इतना याद नहीं करना है, दिमाग में बिठाना है। अब जो याद करने वाला पार्ट है वो आगे। फोटोन्स एग्जिबिट बिहेवियर्स लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लाइट वेव में देखा था क्या था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखना है, ये हमारे काम की चीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, और सी स्पीड ऑफ लाइट, ये याद रहेगा। दूसरा है ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट हैज सेम एनर्जी एंड मोमेंटम, सबका एनर्जी मोमेंटम सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट कहता है फोटोन्स एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या था, याद है, इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो इसलिए यहां पर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी हो गया फोटोन एनर्जी। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यदि फोटोन पार्टिकल का कोलिजन होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है, रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन जीरो, अभी बताया एम नॉट इज इक्वल टू, इतना पॉइंट याद रखना। क्लियर, ये चैप्टर ही आपका 4 नंबर का है, तो इसको आप एटम न्यूक्लियाई के साथ ऐड कर दोगे तो 8 मार्क्स के अप्रॉक्स। ठीक, अब आ जाए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसको डी ब्रॉगली ने फाइंड किया था, केमिस्ट्री में पढ़ा ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए वही चीज है, बहुत छोटा सा पार्ट। डी ब्रॉगली कहता है कि वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी। कैसे लिखते हैं भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, पी मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो मतलब दिमाग में रखना, आगे हायर स्टडी में भी काम देगा। अब इस इक्वेशन में देखो, m मास ऑफ द पार्टिकल, v स्पीड है। ठीक, अब इसको हम फोकस करें, जो इक्वेशन है इसमें डी ब्रॉगली रिलेशन में लेमडा वेवलेंथ मैटर वेव का हो गया, इसलिए हम इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहें। ठीक, अब कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेवलेंथ है, एट्रीब्यूट ऑफ ए वेव, एट्रीब्यूट का मतलब समझते हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। इसका मतलब है कि यहां पर जो लेमडा है वो क्या करेगा, वेव का कैरेक्टर बताएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, पी मोमेंटम, ये क्या बता रहा, मोमेंटम किसका, पार्टिकल का। तो जब m और v के फॉर्म में लिखेंगे तो पार्टिकल का मोमेंटम होगा, m इंटू सी के फॉर्म में लिखेंगे तो फोटोन का मोमेंटम। समझ में आ गया डिफरेंस, क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट h को हम लोग रिलेट करते हैं, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट टू एट्रीब्यूट्स, टू कैरेक्टर बता रहा है। क्या बता रहा है, हम लोग h
बाई पी लिखते हैं तो एच बाई एम सी लिखेंगे, एच बाई एम वी लिखें। ठीक, अब यहां पर कहता है कि जो रिलेशन यहां पर है फोटोन का, यहां पर देखो P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ठीक, मोमेंटम के फॉर्म में। इसलिए हम लोग यहां पर देखो H बाई पी को C बाई न्यू लिखते हैं तो लेमडा आता है। ये रिलेशन समझ में आया या नहीं आया? अरे ये वाला रिलेशन समझ में आया? यहां से देखो क्या आएगा, जल्दी से बता दो कैसे लिखा है इसको। अरे सिंपल है, तुम लोग परेशान बहुत जल्दी होते हो, हम बहुत सिंपल वे में आपको सिखाते हैं। इसको हम लिख देंगे मोमेंटम, ये एनर्जी, ध्यान दो एनर्जी क्या है, एच न्यू, पी इंटू सी आ गया, पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच न्यू बाई सी। आया समझ में क्लियरली? तो यहां पर एच बाई पी, यदि हम इसको मोमेंटम को लिखे तो एच बाई पी तो क्या बन जाएगा, सी बाई न्यू। इतने तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता। ठीक, अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो गया, फोटोन, ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बराबर भी होता है, और इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि लेमडा का वैल्यू स्मॉलर तभी होगा जब ये पार्टिकल का मोमेंटम या पी जो एमवी के फॉर्म में है लार्ज मास है। इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू मास है। तो यहां पर देखो लेमडा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो लार्जर मास होगा तो वेवलेंथ स्मॉलर होगा। क्लियर? अब इसमें हम लोगों को क्वेश्चन जो आता है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दे तो उस कंडीशन में उसका वेवलेंथ कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों का आता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पहले से मान लो कि सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी बॉल का हम निकाल रहे हैं जिसका मास कितना 0.123 किलोग्राम, ऐसे मान लिया। अब वो स्पीड कितना है उसका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको कैलकुलेट करो, क्या आ गया भाई 2.40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेवलेंथ इसका देखो क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली 2.76 इंटू 10⁻⁻34। कितना वेवलेंथ है, बहुत ज्यादा कि कम, बहुत ज्यादा। क्यों बोलो, मास क्या है, अरे मास कितना ले रहे हो, तो क्या मास पार्टिकल की तरह है, नहीं है। समझ में आ गया? कोई भी एग्जांपल हो गया, मास बढ़ाते जाओ वेवलेंथ निकालते जाओ, कम होता जाए। चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m, चार्ज E है, एक्सेलरेट किया थ्रू पोटेंशियल V। अब इसका वेवलेंथ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में क्या पढ़ा था, चार्ज इंटू पोटेंशियल E इंटू वी, E इंटू वी नॉट या E इंटू वी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी को EV लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P²/2m, ऑलरेडी पढ़ा रखा, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, हमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी स्लाइड पर। अब यहां पर P √2m के, तो क्या लिख दोगे K की जगह पर E इंटू वी, आ गया। ठीक, अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा, लेमडा क्या लिखते हैं H/mv, तो H/p, तो H/√2mev हो जाएगा, इसी फॉर्म में आ गया। अब यहां पर हमको किसका वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन का, तो मास यूज कर लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूज कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, प्लैंक्स कांस्टेंट का ही वैल्यू डाल देते हैं। सारे वैल्यू को डाल के सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को छोड़ देते हैं। पोटेंशियल हम अपने मन से रख रहे हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, किसी भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर ले।
तो जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इस कंडीशन में लेमडा का वैल्यू आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करोगे। और हमें लगता है हम श्राप तो नहीं दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में बड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू 34 वोल्ट फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली। तो यहां पर ये रिजल्ट यदि आपको याद है तो ये 12.27 बाई एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डालोगे और ये जो भी आंसर आएगा वो नैनोमीटर में, सॉरी 1 पॉइंट, तो ये एंगस्ट्रम आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये याद रखने का तरीका भी है। चलो चलो वो इसको ऐसे याद रखो, एक नई चीजें बता दिया। एरर को रिमूव करने का तरीका और अच्छा नैनोमीटर याद करने में डिफिकल्टी, तो 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रम में याद रख लो। एंगस्ट्रम में याद करना ज्यादा आसान होता है। अब वहां याद रहेगा, मान लो ये इसको याद रहा नैनोमीटर, कहीं मान लो सामने कुछ हो गया इसको तो उसकी जगह पिकोमीटर लिख देगा। आ गया समझ में? तो ये वैल्यू याद रखोगे, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया रहेगा, वेवलेंथ निकाल लोगे। क्लियर? आगे बढ़े। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। कहता है एक्सलेट कर रहा है थ्रू ए पोटेंशियल V वोल्ट सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा, mass of proton is 2000 times the mass of an electron. If the proton has to have the energy wavelength lambda, then it will have to be accelerated under a potential of V पूछा है। ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने इस फॉर्म में वेवलेंथ को निकाला है। अभी हम लोग इसी फॉर्म में पढ़ रहे थे h बाई मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2mk लिखा, फिर k को काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही है यहां। वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है मास और किस पर है, देख लो, पोटेंशियल पे। इनवर्स रिलेटेड है, तो यदि हम लेमडा 1 लिखेंगे अब बाई लेमडा 2 लिखेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, m2v2 आ जाएगा और यहां पर m1v1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, ये वेवलेंथ लेमडा, तो ये क्या कहता है भाई, मास दे रखा 2000 टाइम्स और वेवलेंथ का कुछ दे रखा पार्ट। हाँ दोनों का वेवलेंथ सेम है। चलिए ठीक, मास बताओ m2 कितना है, 2000 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक, v2 हमको फाइंड करना है, m1 m हो गया और इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इनिशियल v। लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये तो भाई 1 आ गया, 1 का रूट या 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह गया। तो फाइनली यहां पर m और m भी कट गया, तो 2000 v2 इज इक्वल टू, रूट नहीं आएगा ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो v2 इज इक्वल टू v बाई 2000 हो गया, रूट नहीं रहेगा। ठीक है, विदाउट रूट रहेगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles of masses m and 2m have equal kinetic energies. Then the Broglie wavelength are in the ratio of, निकाल के दिखाओ तो जल्दी से, क्विक। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। वेवलेंथ को एनर्जी के फॉर्म में लिख देना। लेमडा इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम लिखा था अंडर रूट 2mk। देखो वैल्यू फाइंड करके क्या आ रहा है रिजल्ट, लेमडा 1 बाई लेमडा 2।
यहां पर न्यूमरेटर में आ गए M2K2, यहां पर क्या आ गया M1K1। अब M1 का वैल्यू कितना है M, इसका वैल्यू कितना है 2M। काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, क्या आ गया √2:1। आ गया समझ में? आंसर भी हम लोग वैरी करा ले √2:1। क्या हो गया, तभी ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है ए पॉजिट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, then the ratio of the associated wavelengths of the positron and the proton will be, चलिए रेशियो पूछा वेवलेंथ का, पोटेंशियल के फॉर्म में बताओ जल्दी से, हर्ष बताओ तुम। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2m के को E इंटू वी के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन को कैपिटल M और स्मॉल m के फॉर्म में, देखो क्या रेशियो आ जाएगा, जल्दी बताओ। λ1/λ2 रूट में आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा M2 और M1। M2 कितना दे रखा है कैपिटल M, और क्या है ये स्मॉल m, आगे इसी फॉर्म। ये सब जो क्वेश्चन आया वही हम डिस्कशन कर रहे हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे। √m/स्मॉल m आ गया समझ में? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा दिमाग में, तीनों ग्राफ, 4 ग्राफ बल्कि 3 ग्राफ लॉ से पहले और 1 ग्राफ आइंस्टीन इक्वेशन में, ठीक। उसी में डिफरेंट पार्टिकल्स का फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल सबका ग्राफ दे देगा। अब जैसे मान लो कि प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था, कल के क्लास में स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में 2 डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर दे देगा, या कहेगा दोनों ग्राफ का अलग अलग स्लोप है, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ग्राफ जहां पर एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस दिमाग में कर लेना, ठीक। चलिए, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग का एटम्स स्टार्ट होगा, हाँ 2 क्लास का है, 2 क्लास अच्छे से हो जाए तो 2 क्लास में खत्म हो जाता है। 11 आज हम उसका PDF भेजेंगे और ध्यान दोगे, एटम्स और न्यूक्लियाई पूरा केमिस्ट्री में जो आप पढ़े थे 11th में वही है, वहां पे शॉर्टकट में पढ़ा था, यहां थोड़ा सा वाइट है, वहां एनर्जी वगैरह नहीं निकाला था, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, यह हम लोग को एनर्जी डिफरेंट लेवल का निकालना है, पर कितना ही।